नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक को पहचाने कैसे कि ये स्टॉक अच्छा है खराब है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आप बिगनर हो तो आपको कौन कौन सी स्टॉक की खूबियां देखनी चाहिए और उस स्टॉक को पिक करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि एक बिजनेस को किस तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपना व्यू किस तरह उसको लेके रखना चाहिए और अपना व्यू कैसा बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में ये सारी बातें हम सीखेंगे। देखो, बहुत लोग क्या है ना, जॉब में रहते हैं, घर में रहते हैं, मतलब उनका माइंडसेट एक अलग ही दुनिया में रहता है। ठीक है, मतलब सबका एक माइंडसेट अपनी 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 दुनिया में रहता है। तो अगर उनके सामने कोई उनके माइंडसेट से हट के कुछ अलग चीज आ जाती है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है क्या है। सपोज मान लो कि मेरा दिन भर काम है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो मैं आपको एक व्यू देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इतने लोग अभी आना बाकी है, तो स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनियां बहुत आगे चल के चलेगी। ठीक है, ग्रोथ बहुत है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी कि ये भाई बंदा बोल क्या रहा है, वाकई में इतने लोग आएंगे क्या, वाकई में इतने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या। आपकी थिंकिंग ये रहेगी। बट मुझे पता है बिजनेस, क्योंकि मैं दिन रात उसी में मतलब काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई इंडिया में ग्रोथ बहुत होना बाकी है, बहुत कम कम लोग स्टॉक मार्केट में आए। ठीक है, तो ये सारे जो नजरिया रहते हैं ना, इस वीडियो में हम यही एकदम बेसिक बात करने वाले। ठीक है, हमारे एक यूजर है, उन्होंने बोला है कि वीडियो बनाओ या एक वीडियो सेशन करते, तो मैंने बोला वीडियो सेशन तो नहीं करते, बट मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको एक व्यू मिल जाएगा, आप क्लियर हो जाओगे कि हम किसी भी अच्छे स्टॉक को पहचाने कैसे और अपना व्यू कैसे बनाए उसके ऊपर। ठीक है, जैसे आप लोग भी सोचते रहोगे कि ये अपना व्यू कैसे बनाते हैं कि अंबुजा सीमेंट आखिर आगे चल के ग्रो होगा या टाटा पावर ग्रो होगा, ये व्यू कैसे बनाते। ठीक है, तो ये ही सारी चीजें हम वीडियो में चर्चा करना, एकदम बेसिक, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, शारदा मोटर्स करके देख सकते हो, इसको मैंने कवर भी किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपने को इसका पीडीएफ ओपन करना। अपने को पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हम स्क्रीनर पे जाते हैं, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो एक इंट्रो था, अब वीडियो स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्टॉक। देखो सिंपल, हमको स्क्रीनर पे सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, कहीं दूर कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो लंबी होगी पर प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, बहुत हेल्प होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं शारदा मोटर्स। ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया। देखो कंपनी की जो बेसिक बात है ना, की पॉइंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यहाँ पे देख सकते हो। बाद में शारदा मोटर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये इसके ऊपर मैं आऊँगा, आरओसी, डिविडेंड, ये सारी चीज़ों पे आऊँगा, टेंशन मत लो। पी रेशो, सेल्स ग्रोथ आऊँगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो इस इनका पहले आपको कोई भी स्टॉक मिलता है, सपोज मुझे ये स्टॉक मिल गया। ठीक है, पहला क्या करना है, पीडीएफ ओपन करना है। पीडीएफ क्यों ओपन करना है, पीडीएफ में इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रहते हैं, बेसिक एक हमको मतलब पता चल जाता है कंपनी के बारे में। ठीक है, तो नीचे स्वाइप करोगे ना तो नवंबर 2024 लेटेस्ट जो भी पीडीएफ रहेगा वो ओपन कर लेना। ठीक है, किसी किसी कंपनी का ओल्ड रहता है, एक बार ओपन ही कर लेना, मतलब ओल्ड भी रहेगा तो ओपन करना, अपने को आइडिया मिल जाता है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, मैंने पीडीएफ ओपन किया। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ दिख रहा है कि जोड़ तोड़ का काम करते हैं, मतलब वो ऑटो कंपनी है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखो देखो ये पता चल गया। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट इन्होंने बताया है कि भाई टुडे शारदा मोटर्स, श्रद्धा मोटर या शारदा मोटर जो भी हो यार, शारदा मोटर हैज़ डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रोडक्ट, मतलब इनके पोर्टफोलियो, इनके कंपनी में कौन से प्रोडक्ट है। जैसे इन्होंने एग्जांपल के साथ दिखाया है, कार है तो कार के ऊपर का जो सॉफ्ट टॉप कॉर्न कॉपीज होता है, फिर कार में इन्होंने एरो करके दिखाया है, इम्बेशन कंट्रोल सिस्टम होता है, फ्रंट एक्सल असेंबली होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे इनके अवार्ड देखने के लिए मिलेंगे। फिर बाद में ये रैंडम मैंने उठाया, इसके ऊपर मैंने स्टडी नहीं की है। ठीक है, आप रैंडम कोई भी स्टॉक उठा सकते हो। बाद में इन्होंने देखो अपनी ग्रोथ लिखी है कि हम इतने सीएजीआर से बढ़ रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका कैसे बढ़ रहा है, देख रहे हो। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको रीड करना पड़ेगा, मुझे बता के कुछ मतलब नहीं। ठीक है, ये बेसिक रीड करना पड़ेगा। अब बोलोगे कि आरओई के बारे में बताया नहीं तो हम रीड कैसे करें, बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो आपको। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक एक बात बताना था। बाकी देखो नीचे और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हो कि आर्म लोअर कंट्रोल, फ्रंट सस्पेंशन। अभी आपको अगर
इनका जो पोर्टफोलियो है, आप इनका जो प्रोडक्ट है आपको नहीं समझ में, आप सिंपल गूगल करो, यूट्यूब करो, आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। ठीक है, ये सारे जो प्रोडक्ट है ना कार में लगते, ठीक है। अभी भी आपको बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहेगा कि ये प्रोडक्ट बिकेंगे बिकी नहीं बिकेंगे, ठीक है, मैं आऊँगा इसके ऊपर भी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी जर्नी भी लिखी है, जर्नी भी रीड कर सकते हो आप, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मल्टी इंडस्ट्री ग्रोथ एनालिसिस, मार्केट लीडर अनेबल टू थ्रोट, ये देखो मार्केट शेयर ऑफ 30% फॉर एमिशन कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया पैसेंजर व्हीकल, यानी कि इनका 30% का मार्केट शेयर है इम्बिशन कंट्रोल सिस्टम में। अब इम्बिशन कंट्रोल नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा, गूगल करो, मतलब जो साइलेंसर रहता है ना कार में वही, तो उसमें इनका 30% का मार्केट शेयर है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, इतना तो जनरली आप दिमाग दौड़ा सकते हो कि किसी सेक्टर में किसी ग्रुप में इनका 30% का मार्केट शेयर है, मतलब इनकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो भी नहीं समझ पाए, नेट प्रॉफिट पे लेके चलूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कुछ बेसिक बातें लिखी है जो कि आपको रीड करना पड़ेगा। देखो इन्होंने हाईलाइट किया, हमको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लड़ाना है, जो ये हाईलाइट पॉइंट है वही रीड कर देने का। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और इन्होंने लिखा है कि BS4 इम्बोशन नॉर्म इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 2010 में, फिर बाद में JV प्रॉम BS6 नॉर्म इंडियोस, इन्होंने देखो डिटेल्स लिखे। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स इन्होंने लिख के रखी अपनी जर्नी के बारे में, इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। एक अपने को अंदाज़ा मिल गया कि कंपनी कार जो होती है उसका एम्बिशन कंट्रोल सिस्टम बनाती है। एक कार में अलग अलग एम्बिशन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, तो अलग अलग टाइप के भी बनाते हैं। ठीक है, अंदाज़ा मिल गया बिजनेस का, इससे अपने को एक बिजनेस का अंदाज़ा मिल गया। ठीक है, एक और स्टॉक हो सके तो मैं पिक कर लूँगा बिजनेस समझाने के, अंबुजा सीमेंट ले लूँगा। ठीक है, और वो इजी भी पड़ेगा, आपको भी समझ में आएगा सबको। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, की पॉइंट में जब टैप करोगे ना, रीड मोर में, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लिमिट है रीड मोर, मतलब ये की पॉइंट पढ़ने के, इसके लिए मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब ओपन में, कोई बहुत अच्छी कंपनी होती तो ही मैं उसका की पॉइंट पढ़ता हूँ। ठीक है, आपको बताने के लिए वो भी, तो आप इसमें की पॉइंट भी पढ़ सकते हो कि इनके की पॉइंट क्या है, कि इस सेक्टर में इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है, FY26 में इतनी सेल्स हो सकती है, अपना कैपेक्स बढ़ा रहे, ये सारे डिटेल लिखे रहते। बेसिक आपको बिजनेस इस तरह समझना है, उनके प्रोडक्ट को गूगल वगैरह करना है, एक अपने को आइडिया लगाना है कि इंडिया में पर पर्सन कार इतनी है, आने वाले समय में इतनी होगी। और इनके जो शारदा मोटर्स शेयर लीक हो गए यूट्यूब पे, तो इनके जो भी MD CEO प्रमोटर रहेंगे उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, तो आपको उनके इंटरव्यूज़ भी देखना है। देखो बहुत आसान चीज़ नहीं होता है, मतलब ये सारी बातें आसान नहीं है, मेहनत है, समझे, मेहनत है। इसके लिए बोलता हूँ मैं, इसके लिए बार बार बोलता हूँ कि आप अलग पैशन से उठ के आते हो, आप अलग जॉब कुछ, क्योंकि देखो सब देखा जाए तो कोई भी स्टॉक मार्केट का फुल टाइम वाला नहीं है, कोई ना कोई अपना जॉब करता है जो भी उनका परमानेंट जॉब है। तो आप कोई अदर जॉब से उठ के आते हो और आपको जब 20% भी साल का मिलता है तो आप अपने आप को लेजेंड बोलो, क्योंकि किसी भी स्टॉक को पिक करना और उसको खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। एक बात ध्यान देना, ठीक है, ये खाने की चीज़ नहीं है, अभी बताऊंगा ना आपको खुद समझ में आएगा। तो पहला हमने PDF ओपन किया, प्रोडक्ट समझा, प्रोडक्ट नहीं समझ में आया तो प्रोडक्ट का जो नेम है यूट्यूब पे कॉपी करो, गूगल पे कॉपी करो, बाद में आपको प्रोडक्ट भी समझ में आएगा। फिर प्रोडक्ट जब समझ में आएगा तो इनकी इंडिया में डिमांड कितनी है। सपोज मान लो कि ये कांच बना रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो कि इनका मार्केट शेयर कितना है कांच बनाने में। आने वाले टाइम में EV को लेके कंपनियां कितनी अग्रेसिव है, महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, नई नई कंपनियां लॉन्च कर रही है क्या, सेल्स हो रहा है क्या, उनका रेवेन्यू अच्छा आ रहा है क्या, मारुति सुजुकी का, टाटा मोटर्स का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। हमको एक व्यू मिलेगा कि हाँ भाई इनकी सेल्स हो रही है, मतलब जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, मान लो कि ये कांच बना रही है शारदा मोटर्स, तो इनका भी धंधा चलेगा क्योंकि उनके धंधे से इनका धंधा जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिक एक व्यू बना सकते हो, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो नीचे अपने को देखना है पहला मार्केट कैप। देखो मार्केट कैप अगर 1000 भी कंपनी का हो, 1000 करोड़, पर उसके सारे और पैरामीटर भी सही होने चाहिए। बट ज़्यादातर क्या होता है कि जिनका मार्केट कैप कम होता है ना, उनके बहुत सारे पैरामीटर गलत होते हैं, मतलब उनके ऊपर डेप्ट ज़्यादा होता है, ROC कम होता है, ROE कम होता है, ये सारे फैक्टर रहते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप 30,000 करोड़ की ऊपर वाले मार्केट कैप में काम करो, जो भी नए हो। रीज़न क्या है, जो 30,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, उनका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होता है,
स्ट्रॉन्ग पास्ट रहता है उनका, ठीक है, इसके वजह से बोलता हूँ। बट देखो जैसे बिरला सॉफ्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा पर शायद उसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास होगा, बट 15,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ वो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको ऐसे फाइंड भी करना पड़ेगा, बहुत लोग नहीं फाइंड कर पाते, इसके लिए मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि 30,000 करोड़ के ऊपर वाले मार्केट कैप में काम करो, क्योंकि आप उतना सर नहीं खपा पाओगे, ठीक है, इसके वजह से बोलता हूँ। बट देखा जाए, ये देखो इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ है, पर एकदम सॉलिड कंपनी है, एकदम सॉलिड कंपनी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको। देखो मार्केट कैप 5,000 करोड़, ये स्मॉल कैप नहीं, एक आप स्मॉल कैप से थोड़ा और बोल सकते हो, माइक्रो तो नहीं बोल सकते, स्मॉल और माइक्रो के बीच में बोल सकते हो। स्मॉल किसको बोलोगे? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 स्मॉल हो गई, ठीक है। 40 के ऊपर गई मिड कैप हो गई, 80-90 हज़ार करोड़ के ऊपर चला गया लार्ज कैप हो गया, ठीक है। तो एक ये स्मॉल कैप की कंपनी है। फिर नीचे आते तो हम देखते हैं स्टॉक का पी। देखो स्टॉक के पी को ना ज़्यादा मत ध्यान दिया करो, ठीक है। इसके रीज़न है, वीडियो यार लंबी हो जाएगी, बहुत डीप चले जाएंगे। रीज़न यही है, देखो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। और हाँ, स्टॉक के पी को कभी भी ऐसा नहीं कि ये ऑटो पार्ट बनाती है, ठीक है, ये मोटर्स का काम करती है। तो आप लोहे बनाने वाली कंपनी से इसका पी वो करो कि कंपेयर करो, कभी नहीं करना है। जो मोटर्स बनाती है उसके ही पी से कंपेयर करना है, ठीक है। अब आते हैं कि पी का फैक्टर इतना क्यों नहीं ध्यान दो। पहली बात, अच्छी कंपनियां लो पी पे नहीं मिलती, वो हाई पी पे मिलती है। अब देखो पी इतना क्यों नहीं फोकस करो, रीज़न है। मान लो सपोज मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ पी कैसे निकलता है। देखो चलो मैं कैलसी ओपन कर लेता हूँ, वीडियो बन रही है तो लंबी बनने ही दो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है, ठीक है। पी कैसे निकलता है कि मार्केट कैप को कंपनी का जो भी ईयरली नेट प्रॉफिट है, यानी कि लेटेस्ट, यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये क्वार्टरली नेट प्रॉफिट हो गया, ये नहीं देखना है, ये वाला नेट प्रॉफिट देखना है जो आखिरी है, ठीक है। 316 यहाँ पे टीटीएम बेस पे 316 दिखता रहेगा ना। तो देखो 316 को आप अगर 5661 करोड़ से, मतलब इसके मार्केट कैप से 316 करोड़ को डिवाइड करोगे तो आपका 17 पी निकल के आता है, जो कि देख सकते हो कि 17 है, निकल गया पी। तो पी ऐसा निकलता है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब मान लो कि किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है, ठीक है, किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है। सपोज मान लो कि अपना फर्टिलाइज़र का कोई कंपनी है, ठीक है, उसका फर्टिलाइज़र का मान लो कंपनी है, तो उसका धंधा मान लो कि बारिश के वक्त ज़्यादा चलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ बारिश के वक्त उसका धंधा ज़्यादा चलता है, 2 महीने उसके धंधे काफ़ी चलते। तो अब 2 महीने धंधे अच्छा चलते तो उसका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 100 करोड़ के मान लो कि उसका जनरली नेट प्रॉफिट आता था 10 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी को, नहीं सुनो, जनरली मान लो उसका धंधा आता था 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ मानता हूँ मैं। तो 100 करोड़ के मार्केट कैप पे उसका मान लो कि धंधा आ रहा है, नेट प्रॉफिट 10 करोड़, तो पी कितना निकल के आता है? 10 का निकल के आता है, ठीक है। अब मान लो कि 100 करोड़ का मार्केट कैप है और 2 क्वार्टर उसका अच्छा बिजनेस हो गया, ठीक है, उसको 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, 20 से डिवाइड किया, पी कितना हो गया? 5। अब मान लो कि फर्टिलाइजर का स्टॉक है, गर्मियों के या जब उसका सीजन नहीं है तब चल ही नहीं रहा, और उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ आ गया, ठीक है, 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ आ गया, तो पी कितना हो गया? 20 हो गया। एक झटके में देखो पी कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब मान लो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, और मैं सपोज मानता हूं कि टाटा मोटर्स की सेल्स अच्छी होती है 2 महीने दिवाली के दिन, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैं मानता हूं उसमें वो 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, जनरली 50 कमाते हैं, मैं मानता हूं कि दिवाली के समय 100 रुपया कमाते नेट प्रॉफिट। 1000 करोड़ के 1000 करोड़ पकड़ो या 1000 रुपया पकड़ो, तो 1000 इसके मार्केट कैप को अगर हम 100 रुपये से कंपेयर करते हैं तो 10 का पी निकल के आता है। अब 2 महीना अच्छा धंधा चला, तो ऐसा नहीं कि आने वाले 2 महीने और धंधा अच्छा चले, सीजन वाले ज़्यादातर ऑलमोस्ट बिजनेस सीजनल होते, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट किसी का मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो बिजनेस कोई सीजन में ज़्यादा चलते, कोई सीजन में कम चलते, ठीक है। और मान लो कि अब नेक्स्ट टाइम टाटा मोटर्स का आ गया, क्या बोलते कि नेट प्रॉफिट 50 रुपया, तो अब पी हो गया 20, मतलब एक झटके में पी कैसे चेंज होता है अब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है, देख रहे हो। अब कोटक बैंक है, उनका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन स्टॉक का प्राइस मार्केट कैप वहीं का वहीं है, ठीक है। तो अब सोचो उसके पी पे कितना फर्क पड़ता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो
कि कोटक बैंक का नेट प्रॉफिट मतलब कोटक बैंक मतलब जो 4 साल के प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है अभी तक, ठीक है, जो पहले 4 साल था। तो कोटक का अगर मार्केट कैप 10,000 करोड़ निकल के आता है, एग्जाम्पल के लिए कोटक बैंक का मार्केट कैप 10,000 करोड़ निकल के आता है, और उस टाइम पे कोटक बैंक कितना कमाती थी, एग्जाम्पल के लिए मैं 300 करोड़ पकड़ता हूँ, कोई है नहीं एग्जाम्पल के लिए, तो मान लो कि 400 साल पहले कोटक बैंक 300 करोड़ कमाती थी, तो मैं 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को 300 करोड़ से डिवाइड करूँ तो पी कितना निकल के आता है, 33, याद रखना। अब यहाँ पे 300 को मैं कट करता हूँ, अब उसका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पे वहीं कोटक का है, तो मान लो कि अब इनका नेट प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है, 900 करोड़, तो अब इसका पी कितना हो गया, 11, समझे। तो ये इसलिए बोलता हूँ पी को उतना ध्यान नहीं दो। क्या होता है ना, अभी एक एलेम्बिक फार्मा है, तो एलेम्बिक फार्मा का क्या होता है ना कि बिजनेस ना बाहर से आता है, ठीक है, मतलब बाहर से भी बहुत बिजनेस आता है, रशिया यूक्रेन, एलेम्बिक फार्मा आप जाके देखना। तो वहाँ पे वॉर हो गई, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो गया, वॉर हो गई, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो गया, यानी कि उनका धंधा वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वहाँ से उनको नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, मतलब उनके नेट प्रॉफिट कम हो चुके। अब उनके नेट प्रॉफिट कम हो चुके तो बहुत सस्ते पी पे ट्रेड कर रहा है। अब मान लो कल को रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए और वापस से उनका धंधा चालू हो जाए, तो उनका नेट प्रॉफिट बढ़ के आने लगेगा वापस से, तो वो हाई पी पे चली जाएगी। मतलब 1 सालों में 6 महीनों में पी कैसे डामाडोल हो रहा है आप वो देख रहे हो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पी को इतना ध्यान मत दिया करो, ठीक है, समझ गए। ये पी का कॉन्सेप्ट है और पूरी दुनिया पी के पीछे पड़ी है। अरे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए आईटीसी है, सरकार मान लो कि तंबाकू पे बैन लगा देती है 2 महीने के लिए, ठीक है, आईटीसी का धंधा नहीं चला, कभी ना कभी तो तंबाकू का वापस धंधा खुलेगा, सरकार के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। सपोज 2 महीने के लिए थप्पा लगा दिया, सरकार बोला तंबाकू मत बेचो आईटीसी को, आईटीसी का नेट प्रॉफिट गिर गया, पी का लो पी हो जाएगा, वो सस्ते पी पे आ जाएगी आईटीसी। और सपोज 2 महीने के बाद वापस धंधा खुल गया, नेट प्रॉफिट वापस उनका बढ़ के आ गया, तो हाई पी पे चली जाएगी एक झटके में। तो समझ रहे हो ना, बिजनेस नेचर के वजह से भी पी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। दारू का है, जैसे रम का कोई स्टॉक है, वो ठंडियों में जाता बिकता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उनका हाई पी रहेगा। गर्मियों में रम नहीं बिकता है तो उस समय उनका लो पी रहेगा, क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट उतना नहीं आएगा गर्मियों में, तो पी एक झटके में ऊपर नीचे हो जाता है भाई नेट प्रॉफिट की वजह से, ठीक है। तो ऐसा हमको व्यू बनाना है अपना पी को लेके, ठीक है। इसके लिए मैं कभी भी देखो, मैं कभी नहीं बोलता इसका पी उतना है, इसका पी, मैं कभी फोर्स ही नहीं डालता हूँ पी पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट अच्छा है, आरओसी अच्छा है, बेस्ट, ठीक है, रिजर्व है, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पी का एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। बाद में बुक वैल्यू भी नहीं देखना है। देखो यार वीडियो बहुत लंबी हो रही, ठीक है, बोलने में भी हालत खराब होती है। देखो बुक वैल्यू भी होगी, अब देखो बुक वैल्यू भी देखते हैं कोई, देखो स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा बुक वैल्यू है तो ठीक है, स्टॉक के प्राइस से बुक वैल्यू बहुत कम है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे कोई एक बैंक रहेगा, ठीक है, सपोज मान लो कि कोई किसी बैंक का नाम है, जैसे ऊर्जा बैंक है, एग्जाम्पल के लिए ऊर्जा बैंक है, ठीक है, ऊर्जा या कोई भी बैंक पकड़ो। अब उसका स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया और उस बैंक की बुक वैल्यू है 200 रुपया, ठीक है। मतलब वो जो बैंक है उसके स्टॉक प्राइस से डबल उसका बुक वैल्यू है, ठीक है। और वहीं पे एचडीएफसी बैंक है, उसके स्टॉक का प्राइस है 1700 पर बुक वैल्यू 100 रुपया निकल के आता है। एग्जाम्पल के लिए जितना भी हो आप जाके देख लेना, एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक का प्राइस 1700 है पर बुक वैल्यू उसका 100 रुपया निकल के आता है, या 500 या 400 या स्टॉक के प्राइस से नीचे की। तो अब बहुत लोग इसमें स्मार्ट दिमाग लगाएंगे कि भाई इसका बुक वैल्यू ज़्यादा है, जो पहला बैंक मैंने बताया 100 रुपया प्राइस है, बुक वैल्यू 200 है, यही स्टॉक लो क्योंकि इसका बुक वैल्यू ज़्यादा है। बुक वैल्यू में कंपनी की वैल्यू, कंपनी की क्या बोलते हैं कि जो इज्जत है, कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू है वो नहीं दिख के आता है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप ये जो ए बैंक है, ऊर्जा बैंक है, जिसका कुछ नामो निशान नहीं है, जिसका कुछ मतलब कि जिसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है और जिसका कोई ट्रस्ट नहीं है, जिसके पास कस्टमर बेस नहीं है, जिसने जो कस्टमर के पास पहुंचा नहीं है, ठीक है, मतलब जिसका लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, आप इसमें बैंक अकाउंट खोलोगे कि एचडीएफसी बैंक खोलोगे? आप तो बोलोगे ना मैं तो एचडीएफसी में खोलूंगा, बड़ी बैंक है, रिस्पेक्टेड बैंक है, वैल्यूएबल बैंक है, ठीक है। कि आप वहाँ पे ये देखोगे कि इस बैंक का बुक वैल्यू कम है, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं खोलूंगा।
तो बुक वैल्यू में कंपनी की वैल्यू कभी भी नहीं ऐड होती है, ये बात ध्यान देना। बुक वैल्यू में बस संपत्ति की कीमत ऐड रहती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अगर मैं बोलूँगा कोई लोकल चप्पल है और मैं बोलूँगा बाटा का चप्पल है, मान लो बाटा का बुक वैल्यू कम है और जो लोकल चप्पल है मानता हूँ मैं उसका बुक वैल्यू ज़्यादा है, और कल को मैं दुकान पे लेके जाऊँगा और आपको बोलूँगा कि बाटा का लोगो की लोकल चप्पल, आप तो बोलोगे ना बाटा का ब्रांडेड दो, आप वहाँ पे ये बोलोगे कि इसका बुक वैल्यू भाई कम है, ये मत दो। तो बुक वैल्यू में कंपनी की जो वैल्यू रहती है, जो रिस्पेक्ट रहती है, जो ब्रांड की वैल्यू रहती है, ब्रांड की वैल्यू मतलब ब्रांड देख के हम लेते ना, वो ऐड नहीं होती है। समझिए बात। अगर कोई बड़ा आदमी रहेगा, मैं बोलूँगा कि भाई यूनियन बैंक अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, कोटक बैंक अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोटक बैंक को ही चूज करेगा। उसको सर्विस चाहिए, उसको फास्ट सर्विस चाहिए कि कोटक बैंक का आदमी घर पे भी आके सर्विस दे। समझे। तो बुक वैल्यू में कंपनी की ब्रांड वैल्यू नहीं ऐड रहती, ठीक है। ब्रांड वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए बोलता हूँ बुक वैल्यू स्टॉक के प्राइस से बहुत नीचे है, कोई नहीं दिक्कत। बुक वैल्यू स्टॉक प्राइस से बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं दिक्कत। तो बुक वैल्यू को भी हमको इतना नहीं ध्यान देना है, ब्रांड की वैल्यू कितना है वो फोकस करना है, ठीक है। ऐसा समझो। बाद में आरओसी नीचे आते हैं। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी होता है, ठीक है। देखो इसका मैं आपको बता देता हूँ, आरओसी आरओई। आरओई देखो 15 के ऊपर रहना चाहिए, और आरओसी नए हो 15 के ऊपर भी आरओसी ठीक है, बट आप नए हो, बिगनर हो, तो आरओसी 20 के ऊपर देख के ही किसी भी स्टॉक को चूज करो, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर आप चूज करते हो तो उसका आरओई इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर में आरओसी 2 भी है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहिए तो लिख लो। अगर हम की कोई बैंकिंग एनबीसीसी यानी कि एनबीएफसी और बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनी देख रहे, उसका आरओसी 10 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका मेन आरओई इंपॉर्टेंट है, मतलब जो फाइनेंस और बैंक की कंपनियां रहती है उसका आरओई इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आरओई में कर्ज का पैसा नहीं लिया जाता है। गिनते आरओई जब निकालते हैं, आप जाके भाई कॉमर्स हो जाएगा यहाँ पे पूरा, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना आरओई आरओसी, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो जो आरओई बैंकिंग में हम आरओई देखते हैं, बाकी जो सर्विस कंपनी होती है जैसे कि अपना सोडा साबुन तेल डी मार्ट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, इसमें आरओसी देखते हैं, ठीक है, जो सर्विस गुड्स वाली कंपनियां होती है। बाकी एनबीएफसी फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां होगी उसमें हम आरओई देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर का आरओई 15 के ऊपर है तो अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर का साल का नेट प्रॉफिट 1000 के ऊपर और आरओई 15 के ऊपर है तो अच्छा है, लिख लो। मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, बहुत डीप नहीं जाऊंगा, 23 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है। और आरओसी हमको गुड्स कंपनी वाले में देखा जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए बता दिया डी मार्ट, अंबुजा, टाटा पावर, इसमें हम आरओसी देखते हैं। तो ऐसी कंपनी मतलब आरओसी कौन सी कंपनियों का अच्छा माना जाएगा, जिसका 15 से ऊपर आप नए और बिगनर हो तो आप 20 से ऊपर आरओसी वाली कंपनियां कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। 20 से कंपनी ऊपर जिसका आरओसी काफ़ी अच्छी बात है, 15 के ऊपर है तो भी अच्छी बात है, बट आप नए हो तो आप 20 के ऊपर वाली देखो। और बैंकिंग सेक्टर को चूज कर रहे हो तो उसका देखो साल का नेट प्रॉफिट 1000 के ऊपर है कि नहीं, और आरओई 15 के ऊपर है कि नहीं, ठीक है। आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे अंबुजा सीमेंट देखता हूँ, किसी किसी सेक्टर का ना आरओसी 14-15 ही रहता है। अब मैंने आपको बोल दिया कि 20 के ऊपर वाली आरओसी वाली कंपनियाँ अच्छी होती है, तो आप बोलोगे अरे अंबुजा का तो आरओसी 12 है, मतलब ये खराब कंपनी होगी। नहीं, अगर आप इसी सेक्टर की अदर स्टॉक अदर कंपनियां देखते हो जैसे कि अल्ट्राटेक का आरओसी कितना है, 15। श्री सीमेंट का आरओसी कितना है, 14। मतलब जो सीमेंट सेक्टर का आरओसी इतना ही रहता है, 14, 15, 16, 14, 15, 16, समझ गए। इनका मार्जिन इतना ही रहता है। आरओसी आप पता करो क्या होता है यूट्यूब पे, आपको समझ में आएगा, फिर ये बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादा कॉमर्स और डीप में नहीं जाने वाला हूँ, समझ गए। तो हमको आरओसी ऐसे भी कंपेयर करना है। किसी किसी का कोई सेक्टर, जैसे देखो फार्मा है, मेरे ख्याल से मुझे जितना याद आ रहा है फार्मा में आरओसी 25 के ऊपर ही रहता है ऑलमोस्ट सारी कंपनियों का। तो किसी फार्मा कंपनी का आरओसी 15 है मतलब खराब है, ठीक है। अब मान लो
कि किसी सन फार्मा का आरओसी 15 है, डॉक्टर रेड्डी का आरओसी 36 है, ठीक है, तो अच्छी है, समझ रहे हो। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर का आरओसी भी थोड़ा वो रहता है ऊपर नीचे, पर जनरली देखा जाए 20 के ऊपर वाली आरओसी कंपनियां, आरओसी जिसका होता है अच्छा रहता है, ठीक है। पर सीमेंट में देखें तो 12-14 इतना ही आरओसी रहता है, तो इसमें हम 20 के ऊपर नहीं पकड़ सकते। ये हो गया आरओसी। आरओई सीख लिया। आरओई मैंने आपको बता दिया, जिस बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग स्टॉक का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ के ऊपर हो, आरओई 15 के ऊपर हो, उसको चूज करना। गुड्स एंड सर्विस वाली कंपनियों स्टॉक में आरओई नहीं मैटर करता है, बैंकिंग फाइनेंस की कंपनियों में आरओई मैटर करता है, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंस की कंपनियों में आरओई देखना है, बाकी जो अदर सेक्टर है जैसे कि सीमेंट, गुड्स हो गई, चप्पल, जूता, उसमें आरओसी देखना है, ठीक है। ये हो गया। सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ आपको वैसे तो नहीं समझ में आएगा, बिजनेस आंकोगे तब, ठीक है। नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, इससे पता चलते कि इसके कितने नंबर ऑफ शेयर से फ्लोट कर रहे हैं, मतलब मार्केट में कितने हैं, ठीक है। प्रमोटर्स होल्डिंग, देखो प्रमोटर्स होल्डिंग ना मिनिमम होल्डिंग्स के ऊपर भी मैं आऊँगा, ठीक है। होल्डिंग्स में नीचे आऊँगा, होल्डिंग्स नीचे कवर कर लेता हूँ। नीचे आते हैं, देखो अब आते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट पे कंपनी के, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट को कभी भी पास्ट के क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना है, याद रखना नए लोग। मान लो कि सितंबर 2024 का जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, 79 करोड़। अब इसको हमको पिछले जून 2024 के क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना है, इसको हमको सितंबर 2023 के क्वार्टरली नेट प्रॉफिट से कंपेयर करना है। तो मैं सितंबर 2024 से लेके पीछे चलता हूँ सितंबर 2023, मतलब इनका नेट प्रॉफिट उतने का उतना ही है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। सेल्स बात करूँ तो कंपनी का सेल्स देखिए सितंबर 2024 में 711 करोड़ था, तो इसको आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं करोगे। इसके लिए आप कभी भी देखो, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ आपको क्वार्टरली नेट प्रॉफिट नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो सितंबर 2024 का जो सेल्स है 711 करोड़ है। सितंबर 2023 का जो पिछले क्वार्टर से मैं कंपेयर करता हूँ सितंबर के, तो 763 करोड़ है, यानी कि इनकी सेल्स गिर गई है और नेट प्रॉफिट उतने का उतना है। इसके वजह से देखो एक साल में कंपनी शायद परफॉर्म भी नहीं की रहेगी, ठीक है। मेरे को जितना याद आ रहा है, ये ओपन हो रहा है क्या, ठीक है, आप जाके देख लेना। तो ऐसा हमको रिजल्ट कंपेयर करना है, समझ गए ना आप कि नहीं। देखो एक साल में देखो, ठीक है भाई, अच्छा ही ये देखो यहाँ पे सेल्स अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से इतना करेक्शन हमको देखने के लिए मिला, ठीक है। बाकी स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, बट सेल्स के वजह से देख सकते हो क्वार्टरली सेल्स अच्छे नहीं आए, बाकी के इसके वजह से पूरा गेन चला गया इनका, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है हमको। और इसमें एक और चीज़ देखो ऐड करना था मेरे को, हाँ मैं आपको क्यों बोला कि हमको लास्ट क्वार्टर से कभी भी कंपनी को कंपेयर नहीं करना है। रीज़न क्या है, मैं वही बोला ना, मान लो कि कोई रम का स्टॉक है, तो रम का स्टॉक सपोज एग्जांपल के लिए ठंडी में ज़्यादा बिकता है, तो ठंडी में आपको सेल्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी दिसंबर के क्वार्टर में। गर्मी में नहीं बिकता है, तो जून वून में देखोगे तो इनका सेल्स नेट प्रॉफिट नीचे गिरा रहेगा, तो इससे आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। इसके लिए ईयर ऑन ईयर जब कंपेयर करोगे ना, तो आपको एक मोटा माटा अंदाजा, क्योंकि एक साल में भाई 4 क्वार्टर होते, तो एवरेज एक अपने को पता चल जाएगा कैसा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। पावर की कंपनी है, गर्मियों में पावर का मान लो बिजनेस ज़्यादा चलता है। अब मैं मार्च वार्च के क्वार्टर उठा के देखूंगा जून के, जहाँ जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मान लो उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा रहेगा। अब बोलोगे यार टाटा पावर का तो मार्च में नेट प्रॉफिट बढ़ा है, सितंबर में दिसंबर में कम हो गया, क्या हो गया। तो जब आपको पता रहेगा कि उस टाइम पे उनका सीज़न था, बिजनेस का सीज़न था, इसके लिए सेल्स बढ़ गया था। तो इसके लिए कभी भी पिछले क्वार्टर से कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर नहीं करना। सितंबर 2024 का क्वार्टर देख रहे हो तो सितंबर 2023 से कंपेयर करो। मार्च जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हो तो जून 2023 से कंपेयर करो, ठीक है। ऐसे कंपेयर करना, समझ गए। इसमें देखो टैक्स वगैरह का भी लफड़ा रहता है, कोई कंपनी, मैं टैक्स वाला अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। कंपनियाँ कभी कभी क्या होती है ना, टैक्स नहीं पे करती है। मान लो कि इसका इन्होंने देखो नॉर्मली टैक्स ये 25% पे कर रहे, सपोज मान लो कि किसी क्वार्टर ये 26 करोड़ का टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसमें भी, चलो
मान लो कि कोई कंपनियां 26% का टैक्स नहीं पे कर रही है, मान लो कि इस क्वार्टर 26% का टैक्स नहीं पे कर रही है, जीरो टैक्स पे कर रही है, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर भी कर सकती है, ऐसा रूल नहीं है। तो मान लो कि कंपनी 26% का टैक्स ही नहीं पे कर रही है, ठीक है, तो 106 करोड़ में अगर मैं यहाँ पे 26 करोड़ करूँ, 26% करूँ जो कि टैक्स नहीं भर रहे, तो 133 करोड़ नेट प्रॉफिट निकल के आता है इनका। और दिख कितना रहा है, 79 करोड़। तो मतलब किसी किसी क्वार्टर अगर कंपनियां टैक्स नहीं पे करती तो उनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कंपनी अपना टैक्स बचा ली जिससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ के आ गया। कंपनी ने अपना टैक्स बचा लिया, इसके वजह से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ के आ गया, जिसके वजह से हमको नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी फेवरेट कंपनी टाटा मोटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि ध्यान से देखना, मार्च 2024 में कंपनी ने -87% का टैक्स पे किया है। मतलब क्या, उल्टा टैक्स से पैसा इन्होंने क्लेम कर दिया है। तो अब क्या हुआ कि 7,000 करोड़ से बढ़ के नेट प्रॉफिट अब इनका कितना हो गया, 17,000 करोड़। तो अब कोई नया बंदा होगा, बिगनर बंदा होगा, क्या बोलेगा, अरे यार टाटा मोटर्स का तो नेट प्रॉफिट 7,000 करोड़ से 17,000 करोड़ हो गया, ये तो कमाल हो गया। बट ऊपर तो देखो इन्होंने टैक्स से पैसा क्लेम कर लिया है, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गए। अगर जनरली मैं मानूं कि जो नॉर्मल 25% देखो जनरली 25% का टैक्स रहता है, हर सेक्टर का अलग होता है, मैं 25% पकड़ता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लो कि इनका 9,300 प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आया प्रॉफिट 9369, ठीक है, 9369। नॉर्मली देखा जाए जो मोटर्स की कंपनी है उनको 25% का टैक्स पे करना होता है। तो मान लो कि इन्होंने अगर इस पर अपना जनरल जो नॉर्मल टैक्स है वो पे किया रहता तो इनका नेट प्रॉफिट कितना निकल के आता है, 7,000 करोड़। अब कंपेयर करो पिछले क्वार्टर से, अब बोलोगे हाँ नेट प्रॉफिट तो नॉर्मल है। फिर ये पागल कैसे बना रहे, पागल ऐसे बना रहे कि 9369 में अगर मैं 89% करता हूँ, अरे यार ये क्या हो गया 89, एक सेकेंड, प्लस करना है ना, क्योंकि इन्होंने टैक्स से पैसा उल्टा उठा लिया 89%। तो यहाँ पे +89% करता हूँ, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 17,000 करोड़। एक पल में कैसा नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है देखे। तो जनरली कंपनियां ऐसी करती भी है अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने के लिए, ठीक है, समझ गए। देखो अभी इन्होंने नॉर्मल कैसा नेट प्रॉफिट 40% मतलब सॉरी टैक्स इन्होंने 40% पे किया है, तो प्रॉपर हमको नेट प्रॉफिट दिख रहा है 3,000 करोड़। पर इसमें क्या हुआ कि इस क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में इन्होंने उल्टा टैक्स से पैसा क्लेम कर दिया, उल्टा उठा लिया, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो कंपनियां इस तरह भी करती है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। और कंपनियां ऐसा क्यों करती है, देखो पहला रीज़न हो सकता है कि ऐसा दिखा के स्टॉक प्राइस बढ़ाना भी हो सकता है उनको, या कभी कभी क्या होता है ना, कंपनियां 100% टैक्स पे कर देती है। मान लो कि जैसे मान लो कि 9369 है, ऐसा भी होता है, हाँ 9369 है, कभी कभी कंपनियां क्या करती है 100% टैक्स पे कर देती है। तो सॉरी 100% टैक्स पे करेगी तो माइनस होगा ना, तो 100% टैक्स पे करती है तो नेट प्रॉफिट माइनस में आ जाए। 100 नहीं भाई, ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा, 9369, ठीक है। तो कभी कभी क्या कम होती है, कंपनियां ना 80% 70% तक टैक्स पे करती है, ठीक है। मान लो 80% का टैक्स पे कर रही है, तो अब इसका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 1,800 करोड़। तो अगर हम मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूंगा तो पिछले क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट था 7,000 करोड़, जो कि अब हो गया 1,800 करोड़। तो फिर इससे क्या आएगा, लोगों में पैनिक बनेगा, स्टॉक बेचेंगे, ठीक है। ऐसे भी करने के लिए कंपनियां काम करती है। और फिर नीचे आपको पता है माल जो बेचेगा नीचे कौन उठाएगा, स्मार्ट लोग उठाएंगे। ऐसा भी काम होता है और ये सारे लीगल काम है, ठीक है। कंपनी नेक्स्ट टाइम वो एग्जिस्ट कर देगी टैक्स वाला काम। तो ये सारी चीज़ भी होते हैं। और कंपनियां जनरली कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि मटेरियल उनको सस्ता मिलता है ये क्वार्टर ये सीज़न, तो कभी कभी क्या करते कि टैक्स नहीं पे करते, और जो टैक्स का बचा हुआ पैसा है उससे मटेरियल खरीद लेते, ठीक है। ऐसा भी होता है। सपोज एग्जांपल के लिए एशियन पेंट है, एशियन पेंट बनाती है तो क्रूड ऑयल यूज़ होता है। तो सपोज क्रूड ऑयल किसी क्वार्टर सस्ता है तो एशियन पेंट क्या करेगी कि अपना जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का टैक्स है नहीं पे करेगी 1-2 क्वार्टर, जिससे क्या आएगा, उनका टैक्स बचेगा, और वही टैक्स के पैसे से वो क्रूड ऑयल बाय करेगी क्योंकि उसको उस क्वार्टर में सस्ता मिल रहा है, और बाद में थोड़ा सा फाइन वाइन दे के वो नेक्स्ट क्वार्टर में टैक्स पे कर देगी, ठीक है। तो ये सारी बातें भी होती है।
ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सेल्स और नेट प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स। कंपनी का सेल्स होएगा, कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल लेगी अपना, पर कंपनी का सेल्स नहीं होगा तो कंपनी नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगी, ठीक है। अगर किसी का धंधा होगा तो वो अपना मार्जिन बना लेगा, ठीक है। मान लो कि मेरी चीज़ की वैल्यू है, ठीक है, और मुझे भाव बढ़ाना है, मेरी चीज़ की वैल्यू है और मेरे को भाव बढ़ाना है, और मेरे को पता है मेरी सेल्स होनी ही है क्योंकि मेरी चीज़ की वैल्यू है, तो वो भाव बढ़ा सकता है, ठीक है। वो भाव में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और किसी को पता है कि मैं भाव बढ़ा दूंगा तो मेरा माल नहीं बिकेगा, ठीक है, तो वो भाव नहीं बढ़ा सकता, तो नेट प्रॉफिट उसका कम रहेगा। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट में क्या इंपॉर्टेंट है? सेल्स। सेल्स बढ़ के आनी चाहिए, क्योंकि धंधा बढ़ के आएगा मतलब लोगों को माल पसंद आ रहा है। अब लोगों को माल पसंद आ रहा है मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड वैल्यू है यानी कि ब्रांड अपने हिसाब से प्राइस तय कर सकता है, क्योंकि ब्रांड अपने हिसाब से ही प्राइस तय करता है। आईफोन आईफोन को पता है मेरी सेल्स होगी, इसके लिए उसका प्राइस बढ़ा के ही रहता है, उसको पता है हमारे कस्टमर नहीं जाएंगे। तो ये भी चीज़ होता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, समझ लिए नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे हो चुकी 30 मिनट 6 का वीडियो। तो देखो वीडियो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्लोज करूँ, ये पार्ट 1 होगा, और एक ही दिन में मैं पार्ट 1 पार्ट 2 भी सोच रहा हूँ अपलोड कर दूँ क्या, क्योंकि देखो ठीक है ख़त्म कर देता हूँ, छोड़ो इसमें। यहाँ पे देखो नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट। हाँ, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखे, ईयरली। हमको हमेशा कंपनी का ज़्यादातर ईयरली नेट प्रॉफिट देखना है। नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ रहना चाहिए, जैसे कि ये टाटा मोटर्स पे कहाँ गए भाई, शारदा मोटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट समझ लिए। अब यहाँ पे हम समझते ईयरली। तो देखना है कंपनी 26 करोड़ से आज 316 करोड़ पे खड़ी है। 4 साल 5 साल का उठाना है। 2020 में कंपनी ने 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, आज 316 करोड़ है। कितना गुना हुआ आप एक अंदाज़ा लगाओ, अपना व्यू बनाओ। अरे बाप रे, मतलब कंपनी इतनी गुना हो चुकी है, मतलब कंपनी का अच्छा धंधा चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में भी चलेगा। कंपनी का सेल्स कितना था 2020 में? 863 करोड़। अभी कितना हो गया? 2700 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी कंपनी का 4-5 साल में धंधा डबल से ज़्यादा होना बहुत अच्छा साइन है, समझ रहे हो। तो ऐसा हमको एक व्यू बनाना है, अपने को थिंकिंग करना है। फिर देखना है कि 2022 में कंपनी 160 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठी थी, आज 300 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे ऑलमोस्ट बैठी है, यानी कि ऑलमोस्ट इनका धंधा डबल से थोड़ा कम, मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है 2 सालों में। अच्छा बात है। जनरली आप देखो कोई बिजनेस अगर 4 साल में डबल हो रहा है तो क्या बुरा है, ठीक है। तो ऐसा हमको एक व्यू लेके चलना है। इसमें आपको दिखेगा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR, यानी कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है आप गूगल और यूट्यूब कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब लास्ट 3 ईयर का देख सकते हो कि मतलब लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड ग्रोथ 53% है, ठीक है, और मतलब काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सेल्स ग्रोथ 17% है लास्ट 3 ईयर का, काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं देखूँ कि TTM बेस में, यानी कि लास्ट 1 ईयर का इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 31% है, यानी कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट क्या बोलते कि डबल हो जाता है 3 सालों में, ठीक है। ऐसा एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो, समझे बात को। और यहाँ पे नीचे आते स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस ने कौन से CAGR से ग्रोथ किया है। लास्ट 3 ईयर में 32% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में 64%, लास्ट 5 ईयर में 59%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो, बैंकिंग सेक्टर उठा रहे हो तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है रिजर्व बोरोइंग, ठीक है। अब कभी भी आप नए हो तो ये देखो कि रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, बोरोइंग कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस केस में बोरोइंग 23 करोड़ है और रिजर्व है 916 करोड़, ठीक है। मतलब इनके पास रिजर्व 916 करोड़ का है, कर्जा कितना है? 23 करोड़ का। तो कंपनी डेप्ट फ्री है। अब आप बोलोगे 23 करोड़ का तो कर्जा लिया है, ये कैसे डेप्ट फ्री हो गए? भाई डेप्ट ही फ्री है, 916 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, 23 करोड़ रुपए का इनके पास कर्जा है, मतलब ये कंपनी कर्जा चुका सकती है। अब आप बोलोगे कि कंपनी कर्जा चुका सकती है, कंपनी के पास इतना पैसा भी है, तो लोन क्यों लेती है? क्या होता है ना, कंपनी FD करा के रखती है पैसा, ठीक है। ये रिजर्व बोले तो ऐसा नहीं कि हवा में ऐसा फेंके पड़े उनके कंपनी में। कंपनी
अपने रिजर्व को एफडी, म्यूचुअल फंड यहाँ वहाँ लगा के रखती है। तो वहाँ पे एक रूल रहता है कि आप एफडी इतने समय में तोड़ोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना चार्ज लगेगा, इतना एग्जिट लोड लगेगा। तो कंपनी अपना क्या दिमाग लगाती है कि वो बैंक से ही बात कर लेती है, बोलती है कि देखो मैंने आपके बैंक में रिजर्व रखा है 963 करोड़ का। अब यही एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि ये कंपनी बोलेगी कि मैंने आपके बैंक में 916 करोड़ का रिजर्व रखा है और मुझे नीड है अभी 23 करोड़ का, यहाँ पे कर्जा 23 करोड़। तो देखो मैं 916 करोड़ का अगर रिजर्व तोड़ूंगा तो लॉस होगा, आपको भी लॉस होगा, आप मेरे को काट के पैसा दोगे। इससे अच्छा मुझे 23 करोड़ का कर्जा दे दो कम इंटरेस्ट पे। दे देगी बैंक, बोलेगी ले लो भाई, हमको ही फायदा है। एफडी क्यों तोड़वाओगे आप मेरी बैंक से, म्यूचुअल फंड क्यों तोड़वाओगे, इससे अच्छा आप 23 करोड़ का कर्जा ले लो कम इंटरेस्ट पे। तो ऐसा भी होता है। यहाँ पे टीसीएस का आप उठा के देखना, टीसीएस के पास मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ भी फिगर हो, पर उनके पास कुछ 20-30 हज़ार करोड़ के आसपास का रिजर्व है। देख ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टीसीएस अब टीसीएस उठाते हैं तो देखो टीसीएस के पास रिजर्व कितना है, 1 लाख करोड़ के आसपास का, पर कर्जा कितना है 9046 करोड़। आप बोलोगे कि 9046 करोड़ का कर्जा क्यों लिए जब 1 लाख करोड़ का रिजर्व पड़ा है। तो वही बात होती है, म्यूचुअल फंड एफडी में कहीं पैसा लगा के रखा है, इनको अर्जेंट कहीं पैसे की नीड रहती है 6 महीने 7 महीने के लिए, तो ये अपनी लॉन्ग टर्म एफडी नहीं तोड़ सकते, ठीक है। वही बैंक से वो बात कर लेते हैं कि भाई तुम छोटे मोटे कर्जे फर्जे दे दो, एफडी तोड़ूंगा, आपके बैंक को भी लॉस मुझे भी लॉस। तो बैंक बोलती है हाँ भाई ले ले तू। तो ये हिसाब किताब रहता है, समझ गए। तो कभी भी देखना है रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, कर्जा कम होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 23 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा 916 करोड़ का, अगर ऐसा रहेगा ना तो स्टॉक का प्राइस पूरा डाउन ही रहेगा वैसे भी, समझ गए। ये सारी चीज़ें भी देखना है। बाद में यहाँ पे देखो CWIP आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें तो नहीं है। मैं वो किम से लेता हूँ, ये हॉस्पिटल का देख, ये ले लेता हूँ। ये देखो हमने रिजर्व समझ लिया, रिजर्व के बाद किम्स, ये देखो CWIP आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब CWIP मतलब क्या, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, मतलब ये कंपनी पैसा कंपनियों ने पैसा अपना वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कि कंपनियों ने कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपनी कैपेक्स बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। जैसे ये हॉस्पिटल स्टॉक है तो इसको बेड की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, नए हॉस्पिटल ओपन करेंगे। तो इन्होंने सितंबर 2024 में 854 करोड़ का कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस किया, यानी कि इन्होंने कैश को अपने काम पे लगाया। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि ये जब 854 करोड़ कल को, मतलब ये जो 854 करोड़ के बिल्डिंग, मशीन, प्लांट मशीन ये सारे बनते होंगे, तो ये जब बन जाएंगे तो कंपनी को यहाँ से भी नेट प्रॉफिट आना चालू होगा, ठीक है। जैसे मैं एशियन पेंट लेता हूँ यहाँ पे, मान लो कि जैसे एशियन पेंट लिया यहाँ पे, ठीक है। एशियन पेंट का आया तो हम कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस कितना देखते हैं, अराउंड 2272 करोड़, यानी कि एशियन पेंट ने सितंबर 2024 में 2272 करोड़ कहीं पे लगा के रखा है अपनी एक्सपांड करने के लिए कैपेसिटी, नए प्लांट्स खोलने के लिए, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। और जब ये पैसा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये इन्होंने जहाँ पे पैसा लगा के रखा रहेगा प्लांट में जो भी, ठीक है, जब इनके प्लांट ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से भी इनको नेट प्रॉफिट आना चालू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है, ठीक है। तो ऐसा भी हमको चीज़ों को समझना है। और अगर आपको ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस देखना है ना कि क्या एक्सपांड करने के लिए लगा है, वो जो PDF बताया था ना स्टार्टिंग में ओपन करो, उसमें दिख जाता है कि भाई ये नए प्लांट खोलने वाले, ठीक है, तो इतना खर्चा है, तो वो खर्चा इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा CWIP में, ठीक है। फिर नीचे आते तो देखो यही स्टॉक ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि कंपनी ने म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, शेयर्स बाय करके रखा है, ये इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। इससे इनको अदर इनकम, मतलब इनको अदर इनकम आती है, मतलब ब्याज वगैरह आते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि सितंबर 2024 में इनका इन्वेस्टमेंट 3695 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अदर इनकम, इनको उस पैसे से कितना मिला, 616 करोड़ का इनको इंटरेस्ट आया, ठीक है, अदर इनकम यहाँ पे देखो। तो ये अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो देखो हाँ, इसमें एक चीज़ देखो कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या था, 4588 करोड़, फिर वो घट के कितना हो गया, 3695 करोड़। तो ये इन्वेस्टमेंट इनकी कम हो गई, यानी कि इन्होंने म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स या जो भी कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा रहेगा, FD में करके रखा रहेगा, वहाँ से पैसा तोड़ के इन्होंने CWIP में लगा दिया।
समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट से मतलब म्यूचुअल फंड बॉन्ड से पैसा निकाल के इन्होंने पैसा लगा दिया CWIP में, यानी कि अपने प्लांट को एक्सपांड करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो मेरे पास बैंक बैलेंस में 1 लाख है, तो मैंने 1 लाख निकाल के मैंने लगा दिया एक बिल्डिंग बनाने में, एक हॉस्पिटल बनाने में। तो वो मेरा 1 लाख इन्वेस्टमेंट से निकल के किस में चला गया? CWIP में। ठीक है, तो ऐसे भी चीज़ें हमको देखना है। अगर हमको देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो फिर देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट का पैसा गया कहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है कि हाँ ये CWIP में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हमको सब सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, समझ गए? ये देखो इनका रिजर्व भी कम हो गया। ये देखो 18,000 करोड़ से इनका रिजर्व 17,000 करोड़ हो गया, यानी कि ये अच्छा खासा अपने को एक्सपांड कर रहे, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे। और ये हमको पता कैसे चलेगा? उस PDF में। ये PDF ओपन करोगे ना बाबू, ये PDF नवंबर का, इसमें पता चलेगा कि नए नए प्रोडक्ट क्या लॉन्च कर रहे हैं, उसमें खर्चा कितना है। ठीक है, या गूगल यूट्यूब करो तो ये जो रिजर्व कम हो रहा है ये सब वहीं पे लग रहा है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हमको समझना है। अदर असेट्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट मतलब ये एक पैसा इनके पास ऐसा है 800 करोड़ जो 3 महीने में ये कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट मतलब ये कुछ ऐसा पैसा जो 90 दिनों में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हाथों हाथ कैश आ जाएगा। तो ये अमाउंट जितना ज़्यादा होता है अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक हो गया। फिर नीचे आते होल्डिंग्स, आखिरी होल्डिंग्स। देखो होल्डिंग्स, प्रमोटर्स, FIs और DIs, इन तीनों की होल्डिंग मिला के कंपनी में 70% से ज़्यादा होना चाहिए तो वो कंपनी अच्छी होती है। जिस कंपनी में प्रमोटर्स, FIs और DIs इन तीनों की होल्डिंग मिला के 70% से ज़्यादा है वो कंपनी अच्छी होती है। और आप नए लोग हो तो ऐसी कंपनियों को ही ध्यान दो और ऐसी कंपनियों पे ही फोकस करो। समझ गए? जिस भी स्टॉक में प्रमोटर्स, FIs, DIs की होल्डिंग 70% से ज़्यादा है, यानी कि जिस कंपनी पे बड़े लोगों का FIs, DIs, प्रमोटर्स का कब्जा या कंट्रोल 70% से ज़्यादा है, वो कंपनियां बेस्ट है। आपको ऐसी कंपनियों को ही कंसीडर करना है। नए लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें लिख लो, जान लो। मैंने ऐसा क्यों बोला 70% से ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि पब्लिक का ज़्यादा रहेगा ना, पब्लिक आज खरीदेगी कल बेचेगी, आज खरीदेगी कल बेचेगी, बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा स्टॉक। अगर पब्लिक की होल्डिंग 50% रहेगी ना, बहुत वॉलेटाइल हो जाएगी। पब्लिक आज खरीदती कल बेच देती है, वो इन्वेस्टर बनते नहीं है। ठीक है, वो ट्रेडर बनते हैं। इसके लिए जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम हो वो स्टॉक उतना बेस्ट है, वो स्टॉक उतना ही बेस्ट है। जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम हो वो स्टॉक उतना ही बेस्ट है। समझ गए? तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक बातें थी। ठीक है, आई होप आप ROC, ROE, नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ गए रहोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ डीप बातें कवर करूँगा। ठीक है, उसमें मैं चीज़ ये समझाऊंगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, किसी किसी स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% रहता है पब्लिक का, तो भी वो स्टॉक अच्छा है। रीज़न क्या है मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है भाई, हो चुका है 48 मिनट का वीडियो। तो कोई कोई ऐसे भी स्टॉक होते हैं जिसमें पब्लिक की होल्डिंग ना 50-40% होती है, तो भी वो स्टॉक बेस्ट है। पर इस वीडियो में मैंने क्या बोला कि पब्लिक की होल्डिंग 30% से कम होना चाहिए। तो ये सारे रीज़न है। मैं नेक्स्ट पार्ट में डीप वाले बातें कवर करूँगा। ठीक है, टैक्स वैक्स को लेके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एम्प्लॉय कॉस्ट, बाद में ये जो मैंने बताया कि कंपनी, हाँ उसमें सिखाऊंगा कि कंपनी कर्ज से फिर बाहर आती है तो कुछ अपने चीज़ बेचती है, उसको कैसे फाइंड करे। तो ये जो बेसिक मतलब बेसिक नहीं बोलूँगा, थोड़ी अल्ट्रा वाली बात है, मतलब थोड़ी अंदर वाली बात है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। पर ये जो मैं आज आपको पूरा बताया ये बेसिक है। ठीक है, इतना जानना आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जो मैंने पैरामीटर बताया वो सारे अच्छे निकलते कंपनी के, अब जाके देखो कोई भी स्टॉक अगर भाग रहे उनके ये सारे पैरामीटर यही रहेंगे। ठीक है, जो मैंने बोला कि ROC इतना होना चाहिए, ROE उतना होना चाहिए,
नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, भले क्वार्टरली रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, पर ईयरली नेट प्रॉफिट ऊपर रहना चाहिए, रिजर्व कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, डेप्ट उतना ज़्यादा, डेप्ट रिजर्व से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स एफ आईज डी आईज जो स्टॉक मार्केट को चलाते, ठीक है, इनकी होल्डिंग्स अगर 70% से ज़्यादा है तो अच्छी बात है। तो आप बैक टेस्टिंग के लिए कोई ऐसा स्टॉक ढूंढो जिसने अच्छी रैली दी हो, जिसने अच्छा रिटर्न्स दिया हो, और उस स्टॉक में ये सारे पैरामीटर जो बताए वो फिट करो, यही सेम निकलेंगे, ठीक है, सेम ही निकलेंगे, उनमें सारे पैरामीटर अच्छे ही रहेंगे जो मैंने बताए। तो ये था एक बेसिक बात, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मेरा पर्सनल मैसेज है, वहाँ पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आमने सामने भी समझा सकता हूँ, ठीक है। हो सके तो मैं वॉइस नोट पे भी वहाँ पे समझा दूंगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो कमेंट करो, मैं लिंक भी दे दूँगा, नहीं तो आप मेरे लिंक में रहता ही है डिस्क्रिप्शन में, भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता ही है, ठीक है। तो ज्वाइन हो, वहाँ पे पर्सनल भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी स्टॉक का नाम बताया, कंपनी का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया, बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।